जैसा कि आप सभी को पता होगा कि घर बनाने का खर्च जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहली चीज तो घर बनाना ही महंगा होता है, उसके ऊपर जब मटेरियल के रेट बढ़ जाते हैं तो और भी घर बनाने का खर्च जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे वक्त में इंसान करे तो क्या करे, पर चिंता मत कीजिए, हम है ना आपके साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट की जिससे कि आप अपने घर बनाने की लागत जो है उसे कम कर सकते हो। पर आपको यहाँ पर ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी हम खर्च कम करने की बात करते हैं इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप जो है क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करें। अगर आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके घर का खर्च कम करते हो, ऐसे वक्त में वो आपका घाटे का सौदा ही साबित हो सकता है। और ऐसा भी आपको नहीं करना है कि कम खर्च करने के चक्कर में घर भी आपका दिखने में अच्छा नहीं दिखे। तो इसी वजह से दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे कुछ पॉइंट देखेंगे जिनसे कि आपके घर की मजबूती बनी रहेगी, आपका घर जो है दिखने में भी अच्छा दिखेगा, परंतु आपका खर्च जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था, ऐसे वक्त में कुछ पॉइंट जो है आपके बहुत ज्यादा काम में आ सकते हैं, तो कुछ पॉइंट जो है आपको अवॉइड करने चाहिए। यह आपके साइट के कंडीशन पर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन से पॉइंट जो है आप अपने घर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम जानते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है इनके बारे में। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है दोस्तों, जो कि है ऊपरी मंजिल के रिलेटेड। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। याद रखिए, जब भी आप घर बनवाने वाले होते हो, ऐसे वक्त में बहुत सारे लोग जो है ग्राउंड फ्लोर में बहुत ज्यादा रूम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 3 BHK घर बनाना है, ऐसे वक्त में आप जो है ऊपरी मंजिल पर एक बेडरूम अगर बनाते हैं तो नीचे उस बेडरूम के लिए जो फाउंडेशन लगने वाला था, जो फिलिंग मटेरियल लगने वाला था, उसकी कॉस्ट जो है वो बच जाती है। और तो और जब भी आप सेकंड फ्लोर बनाते हैं, ऐसे वक्त में ऑलरेडी उसकी जो 3 फीट हाइट वाली वॉल जो है उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ऐसे वक्त में उसके भी पैसे आपके थोड़े बहुत बच जाते हैं। तो इसी वजह से फाउंडेशन का कॉस्ट अगर आपको बचाना है, ऐसे वक्त में आप ऊपरी मंजिल की तरफ खास करके ध्यान दीजिए। अब ये चीज तो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि हर रूम जो है आप उसे ऊपर ले लें, परंतु ये चीज ध्यान में रखिए, जो कोई भी आपका प्लान है, ऐसे वक्त में 1 या फिर 2 रूम अगर आपके ऊपर की तरफ आते हैं जो कि इस्तेमाल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ऐसे वक्त में आप जो है ऊपरी मंजिल का विचार कर सकते हो, जिससे कि आपका फाउंडेशन का कॉस्ट जो है वो बच सके। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है गैलरी के रिलेटेड। अब ये चीज मैंने अक्सर ही बहुत जगह पर देखी है। अक्सर ही होता यह है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है अपना बिल बढ़ाने के लिए वहां पर बहुत सारे 3-3 फीट के जो है वो गैलरी निकाल देते हैं। अब इस गैलरी का इस्तेमाल या तो सिर्फ आपके कपड़े सुखाने के लिए होता है, या फिर आपकी कोई पुरानी साइकिल हो उसे रखने के लिए होता है। आसानी के साथ वहां पर एक कुर्सी भी नहीं बैठ सकती, वहां पर आप कैसे आराम के साथ बैठ सकते हो। परंतु इसका नुकसान ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर का बिल बढ़ता है, और तो और इसमें अच्छी खासी लागत भी चली जाती है। और अगर आपको गैलरी निकालनी है, ऐसे वक्त में अच्छी और बड़ी गैलरी निकालिए जिसका कि आप इस्तेमाल कर पाओगे। ये 3 फीट और 2 फीट वाली गैलरी का क्या इस्तेमाल होता है ये मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये चीजें कॉन्ट्रैक्टर का बिल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका मकान मालिक को कभी भी ज्यादा फायदा नहीं होता है। अब बात करते हैं पॉइंट की, जो की है कंस्ट्रक्शन वेस्टेज। अब जैसे कि आपको पता होगा, जब भी आप कोई मटेरियल लाते हैं, ऐसे वक्त में उसमें से बहुत सारा मटेरियल जो है वेस्टेज चला जाता है। चाहे हम बात करें ब्रिक्स की, सैंड की, या फिर टाइल्स की, ऐसे बहुत सारी चीजों में हमारा वेस्टेज जो है वो चला जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, क्योंकि इस पॉइंट की तरफ बहुत सारे लोग जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। परंतु वेस्टेज ऐसी चीज होती है जिसका ना आपको फायदा होता है, ना ठेकेदार को फायदा होता है, ना किसी और को फायदा होता है। इसका होता है तो नुकसान ही होता है। और ऐसा भी नहीं होगा कि आप जो है 100% जो है वेस्टेज कंट्रोल कर सकते हो, परंतु जितना आपसे पॉसिबल है उतना अगर आप वेस्टेज कंट्रोल करते हो, ऐसे वक्त में डेफिनेटली आपकी अच्छी खासी अमाउंट जो है वो बच जाती है। छोटी छोटी चीजें होती है जिनके तरफ हम खास करके ध्यान नहीं देते हैं। आगे चल के इन छोटी छोटी अमाउंट से ही एक बड़ी अमाउंट बनती है। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि साइट के ऊपर कभी भी वेस्टेज ज्यादा ना होने दे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है वॉल थिकनेस। अब ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट खास करके जिनका आरसीसी स्ट्रक्चर है वहीं पर आप कंसिडर कर सकते हैं। आरसीसी स्ट्रक्चर यानी कि आसान भाषा में जहां पर कॉलम्स और बीम का घर है, वहीं पर आप ये चीज अपने इंजीनियर के सलाह के बाद ही करें। अब अगर हम बात करते हैं वॉल की मोटाई जो होती है, वो आपको एक्सटर्नल वॉल के लिए आप 6 इंची रख सकते हैं, इंटरनल वॉल के लिए 4 इंची रख सकते हैं, या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह पर आप जो है 6-6 इंची दीवार की मोटाई रख सकते हैं। अक्सर ही जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहां पर 6 इंची दीवार की मोटाई जो है एक्सटर्नल वॉल के लिए ली जाती है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि क्यों ना हम बाहरी दीवारों के लिए भी 4 इंची का इस्तेमाल करें, जिससे कि अच्छा खासा कॉस्ट भी बच जाएगा। पर देखिए दोस्तों, 4 इंची वॉल जो है मौसम की मार को इतनी अच्छी तरीके से सहन नहीं पाएगी। वहां पर आपकी 6 इंची वॉल जो है इस चीज को अच्छे से कर सकती है। तो इस वजह से बाहर की तरफ आपको 6 इंची वॉल लेनी है, और अंदरूनी वॉल जो है वो आप 4 इंची लेते हैं, जिसका कि इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन के लिए होगा। तो इससे आपके अच्छे खासे पैसे भी बच सकते हैं। और अगर आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि जिस घर में कोई भी कॉलम्स बीम्स नहीं है, ऐसे घर में आपको सिर्फ और सिर्फ 9 इंची वॉल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो की है विंडोज के रिलेटेड। अब यहाँ पर यह चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आजकल एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, और बहुत सारे लोगों को आज भी लकड़ी की विंडो जो है वो पसंद आती है। पर अगर हम इन दोनों विंडोज का कंपैरिजन करेंगे तो एल्यूमिनियम विंडो का कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है।
अगर हम कंपेयर करेंगे लकड़ी की विंडो से। और तो और इसके बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं। इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। हालांकि दोनों के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, पर जहां तक बात आती है कॉस्ट की, तो एल्यूमिनियम विंडो आपको डेफिनेटली वुडन विंडो से कम कॉस्ट में आ जाती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो की है कॉन्ट्रैक्टर रेट के बारे में। जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं, ऐसे वक्त में मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर के रेट जो है वो कंपेयर करके देख लीजिए। कौन सा कॉन्ट्रैक्टर जो है कम रेट में काम कर रहा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है मार्केट रेट से ज्यादा रेट में काम कर रहा है। और यहां पर यह चीज जरूर ध्यान में रखिए कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर कम रेट में काम कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं होता कि वो अच्छा काम कर रहा है। अगर मार्केट रेट से कम रेट में अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, तो ऐसे वक्त में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। उसके काम जो है उस पर आपको विजिट कर लेनी है, वहां पर जो मकान मालिक है उनके साथ भी बात कर लेनी चाहिए कि उसका व्यवहार किस तरह से है और काम की क्वालिटी किस हिसाब से है। क्योंकि होता यही कि कम रेट में लोग जो है काम दे देते हैं और आगे चल के बहुत ज्यादा पछताते हैं। तो ये चीज भी आपको जरूर ध्यान में रखनी है। और अगर आप अपने हिसाब से लेबर लगा के काम करने वाले हो, ऐसे वक्त में अच्छे कारागिर को काम दीजिए। क्योंकि होगा ये, अगर कोई कारागिर बहुत ही ज्यादा स्लो काम करता है, ऐसे वक्त में उसकी मजदूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई स्किल्ड कारागिर है, ऐसे वक्त में वो काम जो है तेजी के साथ आपको कंप्लीट करके दे सकता है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। खास करके आपने देखा होगा कुछ मिस्त्री जो है ब्रिक वर्क यानी कि जो ईंटों की चिनाई है वो तेजी से कर पाते हैं, और कुछ कारागिर जो है वो प्लास्टर तेजी से और अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट कर पाते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि रिलेटेड है आपके प्लान से। अब जैसे कि आपको पता होगा, जब भी आप एक रूम में से दूसरे रूम की तरफ जाते हैं या फिर आपके बाथरूम के आगे पैसेज होता है, तो वहां पर आपको ज्यादा जगह वेस्ट नहीं करनी है। ऐसी ओपनिंग आपके इंजीनियर ने आपके प्लान में देनी चाहिए जहां पर आपका पैसेज जो है उसकी जगह जो है वो कम जानी चाहिए। और जो इस्तेमाल करने वाली जगह होती है, जैसे कि हॉल हुआ, आपका बेडरूम हुआ, किचन हुआ, ऐसी जगह पर उस स्पेस को यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आपके बाथरूम के आगे का स्पेस या फिर जीने के आगे का स्पेस बहुत ज्यादा चला जाता है, ऐसे वक्त में वो कॉस्ट जो है आपको अपनी जेब से देनी पड़ती है। तो इस चीज से अगर आप बचना चाहते हो तो डेफिनेटली आपका जो प्लान होगा उसे आपको प्रॉपर तरीके से बना लेना है। पैसेज में ज्यादा जगह आपको वेस्ट नहीं करनी है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि आ जाता है डोर के रिलेटेड। अब जैसे कि आपको पता होगा, सागवान डोर जो है वो दिखने में अच्छा दिखता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, परंतु उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर हम कंपेयर करेंगे, एक सागवान डोर में आपके 3 से लेकर 4 लैमिनेट डोर जो है वो आ सकते हैं। तो ऐसे वक्त में आप सोच सकते हो, अगर आप पूरे घर को सागवान डोर लगाएंगे, ऐसे वक्त में कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके बजाय आप जो है लैमिनेट डोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर आपकी अच्छी खासी कॉस्ट बच सकती है दोस्तों। अब अगला पॉइंट आ जाता है, जो कि है सैंड के क्वालिटी के रिलेटेड। अब यहां पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ज्यादा सिल्ट कंटेंट वाली सैंड का इस्तेमाल मत कीजिए। रेती जो है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, पर यहां पर आपको ये चीज समझना जरूरी है। और जब भी आप रेती लेते हैं, उसमें छोटे से लेके बड़े पत्थर तक मौजूद होते हैं। अब कंक्रीट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कंक्रीट के लिए आप जैसी की वैसी डायरेक्टली जो है सैंड का इस्तेमाल करते हैं। पर जहां बात आती है आपके ब्रिक वर्क की और प्लास्टर की, वहां पर आपको रेती को जो है वो छानना पड़ता है। छानने के बाद बहुत कम अगर आपको छानी हुई रेती मिलती है और ज्यादा करके वेस्ट चला जाता है, ऐसे वक्त में आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। लोग यही समझते हैं कि 4000 रुपए ब्रश से जो है वो रेती ले रहे हैं। जब आप उसे छानते हैं, ऐसे वक्त में जब आपको काम के लिए एक ब्रश रेती लगने वाली है, ऐसे वक्त में आपको 2 ब्रश रेती जो है उसे अप्रोक्सीमेट छानना पड़ता है। तो ऐसे वक्त में आपको एक ब्रश के लिए कम से कम 8000 रुपए तक देने पड़ते हैं। जब भी आप सैंड लेते हैं, ऐसे वक्त में खास करके जब प्लास्टर और ब्रिक वर्क की बारी आती है, ऐसे वक्त में आपकी जो रेती है उसमें बहुत बड़े बड़े कण जो है वो मौजूद नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे जो कि आपको जरूर कंसिडर करने चाहिए जब भी आप घर बनवा रहे हैं ऐसे समय में। तो डेफिनेटली इन पॉइंट से आपको जरूर मदद मिलेगी। देखिए, कुछ पॉइंट जो है आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो, तो कुछ पॉइंट जो है उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। आपके कोई सवाल हो या फिर आपके कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।